ये पूछा नहीं है बीपीएससी अभी तक, लेकिन इस बार चांस है पूछने का। आय का संतुलन या उत्पादन का संतुलन या रोजगार का रोजगार तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, रोजगार पढ़ चुके हैं। इसमें रोजगार को नहीं देखेंगे, केवल इनकम को देखेंगे। हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें जब टू सेक्टर की बात कर रहे थे, हम सेक्टर वाइज देखते चले जाएंगे, अपने आप 4 सेक्टर बन जाएगा। तो टू सेक्टर में हमारा बता रहा था, एक पक्ष बता रहा था y प्लस सी, ठीक है, और दूसरा पक्ष हमारा बता रहा था c प्लस, ठीक है। तो जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो हम देखते हैं कि c प्लस एस बराबर c प्लस आई होता है, अर्थात हमारा s बराबर आई हो जाता है। ये संतुलन है, ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम है। ये इनकम का मतलब जीडीपी हो रहा है, राष्ट्रीय नेशनल इनकम की बात आ रही है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम। तो ये बता रहा है कि इन साहब ने भी यही बात कहा। उसने कहा कि रोजगार का भी संतुलन वही होगा जहाँ पर जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है ना। एडी बराबर जो है क्या होता है, एडी बराबर क्या होता है हमारा एएफ होता है, एडी बराबर हमारा एएफ होता है। ये हमारा एएस हो गया और ये हमारा एडी हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, सॉरी यहाँ पर सप्लाई होगा। अब इसी में एफ जोड़ दीजिएगा तो फंक्शन हो जाएगा, नहीं जोड़िएगा तो वही रहेगा। देखिए कंजम्पशन चूंकि जो होता है किसी भी हाउस होल्ड का या फर्म का, वह कंजम्पशन तो ऑलरेडी चलता रहता है, कंजम्पशन गोइंग ऑन रहता है। कंजम्पशन में किसी प्रकार का जो है कमी दिखता नहीं है, और जब इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ने लगता है। और उसी कंजम्पशन के रेशियो में अगर इनकम उसका ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इससे निकाल लीजिएगा यहाँ पर, तो हम आपको बताए थे कि अगर कंजम्पशन जो है ग्रेटर देन इनकम हो जाएगा, ठीक है, या सेविंग ग्रेटर देन आपका जो है इनकम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो प्रेस्पेरिटी और डिस्पेरिटी को बताता है। यानी कंजम्पशन अगर ज़्यादा हो रहा है इनकम के तुलना में, चूंकि आपको बताए थे कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम होता है, यानी कि फंक्शन का मतलब बताने का अर्थ हुआ कि ये इस पे इसके बढ़ने और घटने पर कंजम्पशन निर्भर करता है। तो अगर कहता है कि अगर आय से ज़्यादा आप कंज्यूम कर पा रहे हैं, जो आपका इनकम है उससे ज़्यादा कंजम्पशन, तो क्या आएगी, डिस्पैरिटी आएगी। लेकिन अगर आय से ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं, यानी इनकम जो आ रही है, जो आपका इनकम बचा, इनकम का मतलब होता है कि हर तरह का चीज़ डिडक्ट करने के बाद, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी, आप विकास करेंगे, डेवलप करेंगे, क्योंकि इसी का फंक्शन तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है ये। अर्थात कह रहा है कि अगर सेविंग, फिर इसे इक्वेशन निकाल लीजिए आगे, अगर सेविंग इक्वल्स टू इनकम है तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में। और अगर सेविंग इन 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 इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, क्या बताएगा ये, यानी कि आप जो है आप देश में आप सेविंग कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्ट को फ्लो नहीं कर रहे हैं। जब इन्वेस्ट फ्लो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार जनरेट नहीं होगा। जब आइए रोजगार जनरेट नहीं होगा अर्थात प्रोडक्शन भी लो होगा, प्रोडक्शन लो होगा तो फिर इनकम जनरेट कम होगा, और उधर से जैसे ही प्रोडक्शन लो होगा तो फैक्ट्री क्या करेगी, डिसलेक्शन कर देगी, लोगों को रोजगार से बाहर करेगी, क्योंकि उसका मार्केट में डिमांड कम हो चुका होता है। तो ये चीज़ बता रहा है कि आपको हर हाल में सेविंग को कहाँ लाना पड़ेगा, आई के बराबर लाना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन आता है, देखिए सेगमेंट में समझते जाइए, इसको अभी डायग्राम से बता देंगे आपको। तीसरा कंडीशन आएगा कि अगर सेविंग लेस देन आई होता है, बोलिए क्या होगा इसमें, देखिए अपने कॉपी में, रफ कॉपी में लिखते जाइएगा इसको। हाँ हाँ, अब देखिए क्या हो गया कि सेविंग लेस देन आई, अर्थात आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सेविंग को जो है कम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, यानी जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। अर्थात क्या हो रहा है, मार्केट में इफेक्टिव डिमांड जो है बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो फिर मोर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है, जब मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो फिर इनकम भी जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से ये तीन स्थिति का सामना करते हुए हर बार में देखा जाता है कि सेविंग और इनकम जो है टू सेक्टर में रोल अदा करता है। इसको डायग्राम से देखिए, यहाँ तक लिख लिए, हाँ, इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम है, यही तो है ना। संतुलन क्या बताता है, टू सेक्टर इकोनॉमी में अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय आय का संतुलन जो है दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, दो प्रक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कहाँ पर होता है, जहाँ एस बराबर आई होता है। कैसे होता है, तो इस तरह होता है, इस तरह से लिखिए, सब इक्वेशन बना के लिखेंगे, डायग्राम बना दें, छोटा सा बन जाएगा वहाँ। लेकिन इतना छोटा नहीं पूछेगा आपसे, बड़ा पूछेगा, क्योंकि कमीशन का एग्जाम है तो 4 सेक्टर का इस तरह से आपका होगा। इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं, बना लीजिए, ठीक है। यहाँ तक ये 46 नहीं है भाई, 45 डिग्री है,
समझ गया ना, ध्यान से लिखिएगा, सट जा रहा है। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है ये 45 डिग्री क्यों होता है? कोई भी बता सकता है? ये 45 डिग्री जो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस जो है क्यों होता है? नेशनल इनकम को तो बता ही रहा है, लेकिन क्यों बताता है ये 45 30 डिग्री क्यों नहीं बताता? आखिर क्या कारण है 45 डिग्री? देखिए देखिए, किसी चीज़ को 45 डिग्री जो है डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में। ये दो इक्वल पार्ट में करता था। अगर इन्वेस्टमेंट और सेविंग को जो है इक्वल बराबर करता है, क्योंकि जैसे ही हम एस बराबर आई की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 50% ये है, 50% ये, यानी किसी रेखा पर अगर हम प्लॉट करेंगे इनकम और इन्वेस्टमेंट को, इनकम और इन्वेस्टमेंट को प्लॉट करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, यहाँ हम सेविंग लेते हैं। जैसे ही प्लॉट करेंगे तो अर्थ अर्थ ये क्या हो, सेविंग बढ़ा इनकम बढ़ा, सेविंग बढ़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, सेविंग बढ़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, सेविंग बढ़ा इन्वेस्टमेंट, तो पॉजिटिव बताता है, ठीक है ना, इक्वलिटी को बताता है। इसलिए राष्ट्रीय आय को जब भी ड्रॉ करेंगे तो 45 डिग्री पर, दिस इज द रीजन। अब आप देखिए क्या कर रहा है। दूसरी बात है, ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड रेखा है, हम इतना गैप से क्यों लिए? कोई बताइए एनीबॉडी? हम इसको यहीं से काहे नहीं लिए, इसको गैप से क्यों लिए हम? यस, वेरी गुड वेरी गुड। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है, भले आपका इनकम जीरो हो लेकिन कंजम्पशन ऑटोमेटिक चलते रहता है, ऑटोनमस कंजम्पशन चलते रहता है, ठीक है ना। और वो इस कारण से जो है इतना कंजम्पशन, भले यहाँ जीरो हो रहा है, नेशनल इनकम नहीं है, लेकिन हमारा इतना कंजम्पशन जो है ये जो ऑलरेडी चलेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सी, है ना, डैश बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन, यानी अपने आप कंजम्पशन होते रहता है, चलते रहता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये एरिया जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है, इस बिंदु पर जो है वह टच कर रहा है, ई पर टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, अर्थात यहाँ वाई का क्या हो गया, टर्मिनेशन हो। ये वाई बता रहा है, इक्विलिब्रियम को बता रहा है। और किन साहब ने कहा था कि ये क्या है, दिस इज द इफेक्टिव डिमांड है। किन साहब ने कहा कि इसी को कहा था इफेक्टिव डिमांड, उसने ये इफेक्टिव डिमांड का जनरेशन। क्लियर हो रहा है ना? तो सेविंग इन्वेस्टमेंट देख रहे थे वहां पर कि एक और जो है डिमांड को बताता है मार्केट में, एक और सप्लाई को बताता है, जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है। ये दोनों का टेंजेंट पॉइंट होता है, तो हम टू सेक्टर में देखते हैं कि हमारा ई बिंदु पर क्या होता है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है या राष्ट्रीय आय का संतुलन प्राप्त करता है। इस तरह से हम डायग्राम को उसको प्लॉट करके छोटा में निकल जाएंगे, छोटा क्वेश्चन रहेगा निकल जाएंगे, वो इक्वेशन लिख देंगे और ये हम डायग्राम बना। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? तो अब देखिए यहाँ पर दो तीन परिस्थिति, एक हर डायग्राम समथिंग विल टेक, कुछ ना कुछ कहता है। वह क्या कहता है आप गौर से देखेंगे। इस ई बिंदु के पहले क्या है, बिफोर ई बिंदु क्या है, यहाँ पर देखिए एडी जो है, एडी ग्रेटर देन क्या है, एएस है, और ई बिंदु के बाद जो है क्या है, एएस ग्रेटर देन एडी है, यही ना है। आप देखिए, अगर एक और पॉइंट आप ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं या ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, कहीं से ले लेते हैं, मान लेते हैं ये y1 था और ये y2 था। क्या होगा अब स्थिति, क्या क्या आएगा इसमें, सिचुएशन क्या चेंज होगा? जब y1 अगर नेशनल इनकम मान लेते हैं हमारा है, अर्थात कहीं न कहीं क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट सेविंग का अनबैलेंस चल रहा है, या तो सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग है। तो यहाँ दिखा रहा है कि ये जो हमारा एडी है, यानी कि यहाँ पर अगर सी को कैंसिल कर दीजिए तो आई का रोल ज़्यादा है और यहाँ एस का रोल ज़्यादा है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि आई ज़्यादा है और एस कम है, ठीक है ना। तो फिर वो बैलेंस होगा यानी घटेगा और कुल मिलाकर कहाँ आ जाएगा, जहाँ आई बराबर एस है यानी ई पर आएगा, ये बढ़ने की कोशिश करेगा। अर्थात क्या होगा, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। तो अर्थात क्या होगा, तब क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को क्या करना होगा, मैक्सिमम उत्पादन करना होगा, और मैक्सिमम उत्पादन करने के लिए क्या करेगा, रोजगार को जनरेट करेगा। तो हम केंस वाले में देख रहे थे, यहाँ रोजगार बढ़ा रहे थे, ये रोजगार वो एन से N1 N2 N2 करता है। यहाँ पर हमारा केवल डायरेक्ट कम्युलेटिव हम देख रहे हैं कि इनकम वो उसका बढ़ जा रहा है, अर्थात रोजगार के साथ बढ़ रहा है। रोजगार बार बार बताए थे कि एम्प्लॉयमेंट, देखिए इसमें जो दिया गया है इस थ्योरी में, इसमें क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट इक्वल्स टू क्या, आउटपुट इक्वल्स टू NI नेशनल इनकम, यही ना है भाई, इसका तीनों का एक ही है। जो भी आएगा उसको इस तरह से लिखेंगे सजा के वहाँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो अल्टीमेटली जो है प्रोड्यूसर ज़्यादा इम्प्लाई करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और अल्टीमेटली वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा जहाँ उसका मार्केट का डिमांड फुलफिल हो जाएगा, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। और जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते वह इक्विलिब्रियम पर, संतुलन बिंदु पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या है, सी कैंसिल कीजिए, एस ज़्यादा है,
यानी कि यहाँ पर क्या है, एस इज ग्रेटर देन आई है। अब मान लिया कोई आदमी इन्वेस्ट ही नहीं करता है, सब पैसा तिजोरी में बना के रख देता है, क्या होगा देश में, क्या होगा? तो जो प्रोड्यूसर माल बनाकर जो प्रोडक्शन करके रखे हुआ अपने स्टॉक में, उसका डिमांड नहीं होगा, ओवर प्रोडक्शन है, ओवर स्टॉक है, और अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है वो डिस्पेरेट होगा कि इंस्पेरेट होगा, वो डिस्पेरेट हो जाएगा, वो हताशा का शिकार हो जाएगा, निराशा उसको बाद आ जाएगी, और धीरे धीरे वो प्रोडक्शन को कम करेगा, कम करने के लेबर को शॉर्टिंग कर देगा, फिर लेबर शॉर्टिंग करेगा तो एम्प्लॉयमेंट घटा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ डिक्रीज, अर्थात फिर जो है घटेगा, और फिर जो है क्या होगा, लोगों को कहेगा कि नहीं आप सेविंग को बाहर करो, सेविंग को मार्केट में फ्लो करो, ताकि आई के बराबर हो जाए और इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए इसको बना लिए है ना, बनाते जाइए। ये चूंकि अब छोटा, अगर छोटा सवाल आपको पूछ देगा ABCD करके, तो वहाँ पर इस चीज़ को सेगमेंट उठा के रख दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा, ये सारी बातें जो बता रहे लिख देना है, इसको व्याख्या करके लिख देना है वहाँ। चलिए आगे आइए, मैटर तो है नहीं तो लॉन्ग में क्या पूछेगा, इसमें लॉन्ग में पूछेगा वही आपको 4 सेक्टर, वो लॉन्ग में पूछेगा, जो अभी लिखाएंगे बताते थोड़ा आप। चलिए आगे 3 सेक्टर में क्या हो जाएगा, इनकम का जो डिटर्मिनेशन होता है C प्लस आई प्लस क्या होता है, G होता है, या इसको हम लोग कर सकते हैं C प्लस S प्लस G, कौन लेता है, T लेता है, टैक्स लेता है, ठीक है ना, टैक्स। हम टैक्स किससे देते हैं, गवर्नमेंट देते हैं, किस किस पार्ट का, वो मतलब कौन से इनकम का पार्ट है वो, टैक्स जो आप अदा करते हैं वो कंजम्पशन से अदा करते हैं कि सेविंग से अदा करते हैं, सेविंग से अदा करते हैं, तो इसलिए जो है हमारा सेविंग का पार्ट टैक्स है, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं कि ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है क्या चीज को बता रहा है, एएस को बता रहा है, और ये बता रहा है एडी को बता रहा है। तो गवर्नमेंट जी जो है क्या होता है, जी फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सरकार जैसे एक्सपेंडिचर करती है, किस लिए करती है, एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में किस लिए करती है, वाई के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, नेशनल इनकम के लिए करती है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स के लिए करती है। तो आपके जो है अगर सरकार नहीं करे तो आपका क्या होगा, जैसे आपको अगर जो सेविंग आप रखे हैं, सरकार हॉस्पिटल नहीं बनाए, सरकार जो है रोड पुल पुलिया नहीं बनाए, तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। सरकार जो है आपके लिए आपको जो है फ्री का दवा व्यवस्था नहीं करे, यानी जी नहीं करे, तो आपका क्या होगा, एस पर लोड बढ़ जाएगा आपको ज़्यादा। अगर आज आयुष्मान भारत नहीं आता 5 लाख का, तो कितना लोग और गरीबी रेखा के नीचे जा चुके होते, क्योंकि उसको एक साल में 5 लाख का जो एक परिवार के मेंबर को मिल जाता है, तो अगर उसको मेजर बीमारी है, मेजर डिजीज है, वो 5 लाख उसका सेविंग बचा ना, जो सेविंग 5 लाख अपना ओन सेविंग, ऑटोनमस सेविंग जो बचा उसका, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से पूरा हो गया, जी से पूरा हो गया। तो आपके सेविंग को बढ़ाने के लिए सरकार आपको एस को क्यों बढ़ा रही है, इसलिए कि आप आई ज़्यादा करें, मार्केट में पंप करें, पैसा को फ्लो करें, ताकि वो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, फिर नेशनल इनकम करे, और धीरे धीरे फिर वो इक्विलिब्रियम संतुलन पर चला है। तो जी आपको सेविंग को बूस्ट करती है, जी यहाँ पर अब जी आ गया, लेकिन जी आता कैसे है, टी के सहारा से। ये टी जो है, टी यानी जो टैक्स देते हैं सरकार उसी को करती है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों बात तो आप पढ़ चुके थे, इक्वेशन में देखिए क्या है, सी प्लस एस प्लस जी है, और यहाँ देखिए सी प्लस एस प्लस टी है, यानी एक बता रहा है हमारा एडी को, एक बता रहा है हमारा एग्रीगेट सप्लाई को बता रहा है मार्केट का। इस दोनों में इक्विलिब्रियम होना चाहिए ना, तभी तो संतुलन होगा। राष्ट्रीय आय की जो निर्धारण होगी, डिटर्मिनेशन ऑफ द नेशनल इनकम एट वेयर इज द सी प्लस एस प्लस जी इज पता सी प्लस एस प्लस टी, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, यही ना इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन में, किसमें होगा, 3 सेक्टर इकोनॉमी में। अब इसको आगे पीछे करके देख लीजिए, हाँ एक जगह ना, ये वाला ना, तो आई कर दीजिए ना, इसको करना दीजिए, अब इसमें कौन बड़ा चीज है, कर दीजिए, कोई एक जगह, कोई या तो इधर लिखिए या उधर लिखिए, कोई एक पार्ट को इधर रखिए, एक पार्ट को उधर रखिए, करना क्या। तो आप यहाँ पर, यहाँ तक तो हम लोग खेल देख चुके थे, देखे ना यहाँ तक खेल। अब सरकार क्या करेगी, देखिए सरकार अगर करेगी, यहाँ पर लीकेज नहीं होनी चाहिए, कोई भी नेशनल इनकम का जो नेशनल इनकम फ्लो पढ़ा ही चुके हैं आप लोग, समझ ही गए, तो लीकेज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हम जान चुके हैं कि आई बराबर एस होता है, तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इक्वेशन हम निकालेंगे इसको, तो अब चूंकि देखिए लिखिए वी नो, मान लीजिए जानते हैं क्या, आप जानते क्या जानते हैं कि एस बराबर आई होता है, ठीक है, एस बराबर, तो आप यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए किसी को कॉमन ले लेते हैं, आप किसी चीज को कॉमन ले लीजिए, तो आई है प्लस जी है, अर्थात सी है प्लस आई है प्लस टी है। अरे इसको पुट कर देंगे भाई एस के जगह पर आई को, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ है यहाँ। अब इससे क्या निकल के आता है बाहर,
तो सी प्लस आई कॉमन हो गया दोनों में, तो क्या हुआ, जी बराबर टी हो गया, जी बराबर टी हो गया। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, तो देखिए सी प्लस आई प्लस जी इक्वल्स टू सी प्लस, है ना, आई प्लस टी। तो सी सी आपका यहाँ पर कॉमन कैंसिल है, कॉमन है, तो अर्थात इसलिए क्या हो गया, जी बराबर टी हो गया। यानी कि ये इक्विलिब्रियम रहेगा सरकार का, तब नेशनल इनकम का क्या होगा, डिटर्मिनेशन। अर्थात जितनी टैक्स जा रही है सरकार को उतना मनी इकोनॉमी में पंप करना पड़ेगा, उतना देना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो पाएगा और राष्ट्रीय आय का संतुलन ज्ञात हो पाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसको भी डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं क्या कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना सबका? कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी, कंसेप्ट में नहीं फंसिएगा, क्योंकि हमारा जोर है कंसेप्ट पर ही। आपको ऑटो जनरेट करना कि खुद से तैयार रहिए आप, रटा हुआ तोता बना के नहीं भेजना चाहते हम आप लोग। आइए इसका छोटा सा डायग्राम देख लें, यहीं पर देख लेते हैं, यहीं बनाए, इधर 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 करते हैं। कहाँ है, मिट गया भाई, कहाँ पर फंस गई आप? साथ साथ लिखते जाइएगा, समय बहुत लग जाता है। अच्छा पीडीएफ से मिला लीजिएगा। बच्चा को सिखाने के लिए पहले अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, क ख ग सिखाया जाता है, 1 2 3 सिखाया जाता है, फिर उसके बाद आ से आम, क से कमल, न से नल, ये सिखाया जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे वाक्य बनाना सिखाया जाता है, सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे कहता है कि बोलो। और जब बोलना सीख जाता है तो दिमाग खा जाता है आदमी का। वही हाल है, बच्चा पूरा बोलने लगता है तो देखिएगा परेशान कर देगा घर में वो। इसको थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब बोलने सीख गया, ये क्या है, वो क्या, ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, एरोप्लेन क्यों उड़ता है, कौवा क्यों उड़ता है, बताते रहिए। परेशान वही हाल यहाँ हो रहा है। अभी तक तो सी पूछ रहे थे, नहीं बुझा रहा था, आई नहीं पूछा रहा था, पूछ रहा है कि कैसे हो गया। देखिए ना भाई कैसे हुआ, तो आप ही अपने हम कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे हैं कुछ आपके लिए। ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है एएस बता रहा है। तो एएस का क्या फॉर्मूला था, आप जो टैक्स देंगे किससे देंगे, सेविंग से देंगे, याद रखना। जी कहाँ से आ गया आपके पास, गवर्नमेंट कहाँ आ रही है, गवर्नमेंट तो कब आएगी, जब इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करती है, व्हाट इज जी, व्हाट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक इन्वेस्टमेंट इज द, इन्वेस्टमेंट हैज द टू काइंड्स, दो प्रकार है उसका, क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर दैट मीन्स हाउस होल्ड। तो सरकार में क्या होता है, आई जी प्लस आई डी इक्वल टू आई, पढ़ाए हुए एक बार बताए थे कहीं पर बीच में आपको, कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, यानी कि जी, और इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर करती है, जो हाउस होल्ड करती है, तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है। तो याद रखना है, जब भी हमारा एग्रीगेट सप्लाई की बात आएगी तो कंजम्पशन तो हम खा ही रहे हैं, कुछ पैसा बचा रहे हैं, और उस पैसे बचे से टैक्स दे रहे हैं। क्लियर हो गया ना? अब आपका ये जो है आपका 45 डिग्री लिखना है वहाँ, भले थोड़ा तिरछा बन जाए लेकिन लिखना है 45 डिग्री। एग्जामिनर ढूंढता है इस बात को। अब आपको क्या पता है कि हमारा कंजम्पशन रेखा क्या होगा, थोड़ा ऊपर बनेगा, और ऊपर बन के हम यहाँ से, ये हमारा सी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी में सी हो गया हमारा। अब जो है कंजम्पशन रेखा जैसे आता है आगे, तो इस पर हमको मान लेते हैं आप सेविंग हुआ हमारा, तो एस बराबर आई है, तो सेविंग भी हमारा क्या हो गया, हमारा आई हो गया यहाँ। तो इसमें आई जोड़ देंगे तो सी प्लस आई हो जाएगा, बढ़ेगा ना। अब देखिए एक बात आती है वहाँ पर, कभी भी जो इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो कॉन्स्टेंसी चलता है किसी व्यक्ति का। अगर इनकम उसका बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसके तुलना में वो बढ़ता घटता है, लेकिन कॉन्स्टेंसी चलता है। और सेविंग निगेटिव भी हो जाता है कभी, सेविंग जो है, सेविंग जो होगा ना वो निगेटिव हो जाए। जैसे सेविंग निकालेंगे ना हम लोग, चलते चलते बता देते हैं, हमको पढ़ाना नहीं है इसमें, पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ये सेविंग का रेखा है, ये एस को बता रहा है, ठीक है ना। जो एस बताएगा यानी कंजम्पशन बराबर सेविंग जो बताएगा, तो ये ऑलरेडी आपको बताएगा, इसलिए बताएगा कि जब इनकम नहीं होता है तो सेविंग क्या होता है आपका, जीरो होता है, जीरो होता है, इनकम ही नहीं है। लेकिन चूंकि आप जो है वो जो हमारा सी डैश है, अर्थात जो ऑटोनमस कंजम्पशन है वो तो चलता ही रहता है, आपका पेट तो मानेगा नहीं, तो कैसे भी खा ही लीजिएगा आप, चाहे किसी से मांग के, किसी से छीन के, किसी के यहाँ जाके, तो कंजम्पशन चलता रहता है। तो ये बताता है इस चीज़ को, समझ गया ना। इसको हम लोग अभी लेके नहीं चलेंगे, आगे चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी केवल आपको ये बता देना है कि ये कैसे हुआ। आप क्या देख रहे थे, ये देखिए सी है ना हमारा, सी प्लस आई है, ये बता रहा था ना हमारा, ये इक्विलिब्रियम को बता रहा था। लेकिन अब कौन आ गया आपके पास कौन आया, एडी आया। तो एडी जैसे आता है आपके पास, तो एडी में क्या जुड़ता है आपका, एडी बराबर क्या जुड़ता है, सी प्लस आई प्लस जी, अर्थात यहाँ पर जी आ गया ये, ठीक है ना। यहाँ पर कौन आया, जी आ गया। अर्थात आप यहाँ पर देखेंगे
इतना बिंदु में आई आया, आई, और इतना में आपको जी आया, गवर्नमेंट आया। यही ना उसका रेशियो है। जैसे अगर आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, और जो है कोई और 100 रुपये दे रहा, 200 रुपये हुआ, फिर सरकार भी आपको 200 रुपये स्टाइपेंड दे दी, तो 400 रुपये। तो दैट इज द सेम, कंजम्पशन लेवल हमारा यहाँ था। उसके बाद जैसे इन्वेस्टमेंट आया तो हमारा इंजम्पशन बढ़ गया, लेवल बढ़ गया। तो अर्थात हम क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आ गए। कब आए, किसके सहयोग से, किसके सहयोग से आए, इन्वेस्टमेंट के सहयोग से आए। और जब सरकार आ गई तो यहाँ आ गए, यानी Y3 पर आ गए, Y2 पर आ गए। इसको 1 ले लीजिए, छोड़िए, 2 ले लीजिए, 3 ले। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, इनकम हमारा बढ़ रहा है। तो हम इस ई बिंदु पर क्या देखते हैं, ई बिंदु पर देखते हैं कि एडी बराबर एस हमारा हो जाता है। तो अर्थात 3 सेक्टर इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय का निर्धारण अथवा संतुलन ई बिंदु पर होता है, जहां C प्लस एस प्लस टी बराबर C प्लस आई प्लस जी होता है ना। हम लिख देंगे सेक्टर में, वो इक्वेशन लिखेंगे और ये डायग्राम लिख देंगे। यहाँ संतुलन बिंदु क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे, यहाँ हियर ई जो है, ई बराबर क्या है, ई जो है, ई बराबर है एस, है ना, है ना, एडी बराबर एस है। यही ना हमारा है संतुलन। इसको तो हम लोग डैश दे के लिख देंगे, थोड़ा सा बराबर नहीं करें, डैश दे के लिख देंगे, आपको आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखते हैं यहाँ पर ई बिंदु जो है, और Y3 जो है क्या, ओ Y3 जो है, ओ Y3 क्या हुआ, राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो गया। ये राष्ट्रीय आय का डिटर्मिनेशन हो गया, राष्ट्रीय आय का निर्धारण हुआ, डिटर्मिनेशन यही हुआ। और क्या हुआ, ये संतुलित आय हमारा हुआ। OY3 जो है ई बिंदु, ये संतुलित आय हमारा, यानी संतुलन हुआ। ई बिंदु जो है संतुलन बिंदु हुआ, तो लिख सकते हैं संतुलन। तो केंसियन भाषा में क्या बोलेंगे इसको, एडी बराबर एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, केन साहब ने क्या कहा, इस बिंदु पर जो है इफेक्टिव डिमांड हो जाता है, ईडी हो जाता है। तो ईडी बराबर भी हम लिख सकते हैं यहाँ, अर्थात लिख सकते हैं उस तरह से। केंसियन इकोनॉमिक्स में क्या लिख सकते हैं, ईडी बराबर क्या है, ईडी बराबर यहीं पर ना है, जो इफेक्टिव डिमांड है एएस, है ना, इक्वल्स टू एडी है। यही तो कहते हैं ना, वो केन साहब ने बोले थे, इस तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए 4 सेक्टर पे, लिख लिए ना आप लोग। आइए 4 सेक्टर में, 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी में बोलिए क्या होगा, कोई भी आदमी बोलिए, बोलिए आशीष जी, खड़ा होके, खड़ा होकर बोलिए, एक्स माइनस एम, ठीक है ना। इसका दूसरा पहलू क्या होगा, क्यों बोली श्वेता जी, मेरे बच्चे जो है मजबूत रहिए, फटाक से जवाब दीजिए, बढ़िया से रहिए, पढ़िए, गट से पढ़िए, क्लियर है। तो हम जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, पूछे भाई कौन सबसे कमजोर है, उसी से पूछेंगे, उनको खड़ा कर करके मजबूत कर देंगे, ताकि उनको बीपीएससी का ऑफिसर बनाना है ना, तो इसलिए उनको मजबूत नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा उनको, फिर बेचारे डरते रहेंगे। आप बोलिए, संतोष जी नाम हुआ ना, चलिए बोलिए। हम बाय नेम जानना चाहते हैं सबको, लगता है 65 बच्चे लगभग जुड़ जाते हैं, 65 ना, 65 बच्चे कल भी थे, तो सबका हम चाहते हैं कि नाम से हम जाने ताकि अच्छा लगे उनको। बोलिए संतोष जी, इसमें से कौन एडी है और कौन एएस है, सोच के रखिएगा, किसी को गलती करेंगे तो सब किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। हाँ, ये जो है C प्लस आई प्लस जी जो है एक्स माइनस एम, ये क्या है, हाँ? एग्रीगेट सप्लाई है और डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है। ये क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया। मुझे लगता है संतोष जी गलत बोले, आप सही, आप डरना, डरते कहाँ है, खड़ा होइए ना, आप खड़ा होइए, राजकिशोर जी आप ही खड़ा होइए, आपको लेकिन हम बोल रहे थे। अच्छा बोलिए ना, वो गलती बताया है, सुधारिए थे इसको, हाँ आप ही को कह रहे हैं, वो गलती बताया संतोष जी, आप राजकिशोर जी इसको सही कीजिए, कहाँ सही हो सकता है, क्या सुधार हो सकता है, हा? सही लग रहा है, सही है नहीं, सही लग रहा है, इंटरव्यू में बाहर कर देगा। यहाँ सब बात बोलिए नहीं, लग रहा है सर, लगभग हमारा हाइट 5 फीट है सर, लगभग सर हम ठीक हैं सर, तो कहेगा जाइए लगभग में आप रहिए, हमको एग्जैक्ट चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज योर हाइट एंड व्हाट इज योर एज, बोले सर माई हाइट इज 5, हाँ 5 इंची 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3.5 इंच, लगभग नहीं। तो ये सही है कि गलत है, सही है ना, सही बताया। चलिए संतोष जी धन्यवाद आपको, आप सही बता दिए। तो देखिए अब यहाँ पर इसका क्या खेला होगा, इसका भी तो खेला होगा ना, इसका खेला देख लीजिए क्या क्या होगा अब इसमें, फिर उसी तरह से चलिएगा नीचे से। अब दोनों को संतुलित करना है ना, अर्थव्यवस्था में दोनों को संतुलित करना है, संतुलित कीजिए। तो एक पक्ष हम एडी को ले लेते हैं पहले, C+ I+ G+ X - M,
नए बच्चे जान जाएंगे एक्स का मतलब एक्सपोर्ट होता है और एम का मतलब इंपोर्ट होता है, यानी इसको नेट इंपोर्ट बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि देश से आय आती है हमारे यहाँ, को जो आय जाती है वो दोनों का अंतर हमारे राष्ट्र, पता है राष्ट्रीय पढ़ा आप लोग को। नए बच्चे आज कौन है? आप हैं लगता है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? चलिए वेरी गुड, ठीक। तो हम सफल हो पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो कब हम सफल हम हो पा रहे हैं। तो अर्थात देखिए क्या होगा, एक पक्ष जो एडी हमारा है वो एडी क्या बता रहा है हमारा, वो बता रहा है इसको, और ये जो हमारा इक्वल होगा सी प्लस एस प्लस टी प्लस एक्स माइनस एम। अर्थात ये क्या बता रहा है? ए एस को बता रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में ए एस है? क्योंकि हम जानते हैं कि एस बराबर आई है और जी बराबर टी है, तो हम बदल सकते हैं ना, रिप्लेस कर सकते हैं ना जी के जगह टी पर। अब यहाँ पर से जनरेशन होगा। देखिए लिखते जाइएगा भाई, मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा समझिए इस बात को। तो अब इसको हम अगला कदम क्या लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं ना कि सी आई को जो है, ठीक है ना, इसको हम ले लेते हैं। आइए देखिए, सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है ना, प्लस एक्स माइनस एम बराबर सी प्लस एस प्लस टी प्लस एक्स माइनस। यहाँ तक तो हम प्रूव कर चुके थे, यहाँ तक प्रूव कर चुके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में जो एक्स एम है ना वो दोनों का पार्ट नहीं होता है, वो दोनों का पार्ट नहीं होता है। क्योंकि देखिए अब इसको थोड़ा सा खाली समझ लीजिए क्या होता है। ये इक्वेशन गलत हो पा रहा है, क्यों गलत है? इसको बैलेंस करना। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं एग्रीगेट ज़्यादा, कहीं सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, तो अब संतुलन कहाँ होगी? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम किस पॉइंट पर होगा, उस पॉइंट को ढूंढना है हमको, संतुलन बिंदु को ढूंढना है। तो अर्थात जो है फोर्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा रोल कौन अदा करता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। तो देखिए जब एक्सपोर्ट होता है किसी चीज का, तो हमारे देश के राष्ट्रीय आय में धन बढ़ता है कि घटता है? विदेशी फॉरेन मनी हमारे पास आता है, तो इनफ्लो ऑफ द इनकम होता है। तो जब इनफ्लो ऑफ इनकम होगा, मान लेते हैं कि जैसे आप फर्म है या आप हाउस होल्ड हैं, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपका नेशनल जो आपका इनकम है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और जब इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर है आपका? तो जो जो एक्सपोर्ट हुआ वो किसका पार्ट का हो गया? सी प्लस आई प्लस जी तो है ही है बीच में, तो किसका पार्ट हुआ? इस सप्लाई का पार्ट हुआ कि डिमांड का पार्ट हुआ? हाँ, क्योंकि वो मार्केट में और इन्वेस्ट करेगा ना, वो डिमांड को जनरेट करेगा, वह व्यक्ति और डिमांड जनरेट करेगा, ठीक है। और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपका पैसा क्या होता है? बाहर चला जाता है। आपका अपनी करेंसी जो है, अपना मुद्रा जो है, वो अगर डॉलर है तो डॉलर बाहर चला गया, अमेरिका से मंगाए तो डॉलर चला गया, ठीक है ना। तो जैसे ही बाहर गया तो किसी भी व्यक्ति का एस घटेगा कि बढ़ेगा? एस घट जाएगा। जब एस घटेगा तो आई भी घटेगा, आई घटेगा, फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय आय का कमी होगी ना। तो अर्थात आपकी करेंसी आउटफ्लो हो जाती है और वो इनफ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट किस साइड में जाएगा? अगर इसको मान ले दोनों को हम कॉमन है तो दोनों को दो पार्ट में करेंगे ना। एक तो बता रहा है आउटफ्लो ऑफ इनकम, एक बता रहा है इनफ्लो ऑफ द इनकम। एक एडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एएस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोलिए, कोई भी आदमी बोलिए, कौन पार्ट जाएगा? हम तो बता ही रहे हैं ना कौन पार्ट कहाँ जाएगा। लगाओ दिमाग लगाओ, बताओ क्या एम जाएगा कि एक्स जाएगा? एक्सपोर्ट कौन करती है? हाँ एक्स जाएगा। तो आप देखिए, आप जो है जैसे ही आपका ये सी प्लस आई है प्लस जी है, यहाँ क्या हो जाएगा? क्या बच जाएगा? एक्स बच जाएगा। और यहाँ पर जाएंगे तो सी प्लस एस है प्लस टी है प्लस एम हो जाएगा। चूंकि ये माइनस इधर जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यही है संतुलन बिंदु, इसी में राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो जाएगा। क्लियर हो गया? दोनों चीज ना लीजिएगा आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी अपने पास रखिएगा, ऐसा थोड़ी होगा। कांस्टेंट तो फिर कांस्टेंट हुआ तो ग्रोथ रेट स्थिर हो गया है, इसका मतलब है कि हिल डुल नहीं हो रहा, ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना इंपोर्ट हो रहा है, मतलब आप कांस्टेंट ही खड़े हैं। नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा तो समझ रहे हैं ना, जैसे आप कांस्टेंट हो गए, यानी कि ना किसी का इनकम बढ़ रहा है, ना सेविंग बढ़ रहा है, ना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, या तो आपका सेविंग बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए 3 स्थिति होती है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। पढ़ा देंगे, अब इसी में पढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द इन्फ्लेशन क्या है, और हाउ कैन वी रिमूव द इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या है, ये अलग चैप्टर ही है, उसको पढ़ाएंगे। क्योंकि बीपीएससी आपको पूछे हुआ है
कि डिफ्लेशन इन्फ्लेशन कब आती है राष्ट्रीय में? आएगा नहीं, ओवर डिमांड होगा तो क्या होगा? बोलिए, आप ही खड़ा होकर बोलिए। Whenever the over demand exceed demand generate in the market, what will happen in the economy? क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा, डिफ्लेशन आएगा। अगर सप्लाई लेस हो गया, मांग डिमांड ज्यादा हो गया, तो मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। अर्थात उत्पादक वस्तु कम वस्तु को ज्यादा दाम पर बेचना चाहेगा मार्केट को। हाँ, क्योंकि स्टॉक कम है ना उसके पास, लेकिन उसको अगर मान लेते उसके पास 100 शर्ट है या 100 वस्तु है, लेकिन डिमांड 1000 का मार्केट में आ रहा है, वो क्या करेगा? तुरंत प्राइस को हाइक। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या है? हाइकनेस इन द प्राइस, इंक्रीजमेंट इन द प्राइस, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। वही है, तब द लेवल ऑफ प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड, है ना, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। वही ना, चेंज हो जाता। तो अगर डिमांड को आप बढ़ा दीजिएगा, मतलब ये बढ़ जाता है हमारा, तो क्या होगा? हमारा जाके इन्फ्लेशन गैप करेगा। वही तो बीपीएससी सवाल आपसे पूछा है 64वीं में, वही पूछा है, वही तो पूछा है। तो देखिए, आपको घुमा के अंदर से पूछता है बीपीएससी सवाल, इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। हम बार बार कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आपको हम मैथमेटिकल इसलिए बता दे रहे हैं कि इस चीज़ को आप समझ लिया, वहाँ केवल सजा के लिख देना है, आपको कुछ नहीं करना, सजा देना है और सजा के आपको लिखना है। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ हो गया हमारा AD बराबर AS हो गया। ये हुई संतुलन, इक्विलिब्रियम हो गया, संतुलन हो गया, या आय का निर्धारण यहाँ हो गया, आय का निर्धारण। ठीक है, आइए फिर उसी तरह से हम 45 डिग्री को लेंगे। ठीक है, ये हमारा AS है, ये बताएगा C प्लस S प्लस T, नहीं T, और क्या आया था इसके फेवर में? अब आइए यहाँ से स्टार्ट कीजिए इसको। देखिए, ये चित्र थोड़ा बड़ा बनाइएगा, कॉपी में थोड़ा बड़ा बनाइएगा, क्योंकि इसमें 4 सेक्टर आ गया है, तो टेंजेंसी इसको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बनाइएगा। ये पैरेलल, चूंकि देखिए इनकम जो बढ़ रहा है ना किसी चीज़ का, तो बढ़ रहा है, तो एक ये तो मैथमेटिक्स तो है ही नहीं यहाँ। तो 50, हाँ प्रोपोर्शनल टाइप का रखिएगा, 50 बढ़ रहा है, 60 बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है। हाँ, तो इस तरह पैरेलल लेके चलेंगे। अब देखिए, डायग्राम कर्सिव बनाएंगे तो पता नहीं ना चलेगा आपको। कहीं भी किसी चीज़ का टेंजेंसी निकालने के लिए स्ट्रेट लीनियर तो बनाना ही, लीनियर लाइन बनेगा, लीनियर लाइन ही रहता है, ये याद रखना है, कर्सिव नहीं देना। तो ये क्या हो गया हमारा? C हो गया, ये C प्लस I हो गया, ये हमारा हो गया C प्लस I प्लस Z हो गया। ठीक है, अब कौन आएगा हमारे पास? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखिएगा, ये थोड़ा सा जो है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है क्या चीज़ है? क्योंकि X माइनस M इज द डिफरेंस ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, क्योंकि वो अपने आप में कॉमन फैक्टर नहीं है। और किसी भी देश का X माइनस M जो होता है, कभी पॉजिटिव होता है और कभी नेगेटिव भी होता है। यस, ये ध्यान रखना होगा, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। कौन बताएगी? तुम खड़ा हो जाओ विशाखा। डरना नहीं, खाली डरना नहीं, डरोगी ना तो भूल जाता है आदमी, जैसे डरोगे तो भूल जाता है। अब ये बताओ कि पॉजिटिव कब होगी? जब क्या होगा? X ग्रेटर देन M होगा कि लेस देन M होगा? ध्यान से बताना खाली। X मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट होता है, यानी कि आयात करना, एक्सपोर्ट करना। तो X ग्रेटर देन M होगा कि लेस? ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव। चलो, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू, बैठिए। अब दूसरा आदमी बताइए, तो कोई बता देगा, कोई भी बता देगा। तो X लेस देन M हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना? ये चीज बता रहा है, इसलिए कह रहा है। अब इसको क्या हो गया? कहाँ है क्रिएट? सब चल गया। अंडू कहाँ है? अंडू अब छोड़िए, छोड़िए, जाने दीजिए, भुला गया, वो भुला गया। हाँ? कहाँ है प्रीवियस? कोई प्रीवियस नहीं आ रहा है। डोंट वरी, घबराए नहीं, बहुत दूर तक हम लोग नहीं गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग खाली पकड़ ली, जान जाइएगा। देखिए, करना क्या, थोड़ा सा आर्ट यहाँ सीखना है, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो हम बता रहे थे कि नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उतार चढ़ाव होते रहता है। कभी वह देश के फेवर में होता है, कभी देश के अगेंस्ट में होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में बताएंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ा देंगे कि कैसे वो अनबैलेंस होता है, किस तरह से बैलेंस होता है उसमें। तो इसीलिए जो है, इस रेखा को हम इसके पैरेलल नहीं रख सकते हैं कभी, कि राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन तो लास्ट में होता है। हाँ, वो तो फिर इस कारण से जो है हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा को फ्लक्चुएशन ढंग से दिखाएंगे। और दिखाएंगे क्या कि हमारा ऐसा दिखाएंगे कि ये G और C प्लस I G के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से लेंगे। क्या थोड़ा सा अंतर हो गया है, याद रखिए। ये हो गया हमारा C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? नहीं नहीं, काहे? देखिए, ये तो हम बड़ा ले लिए ना, तो हम केवल ये दिखा रहे हैं कि हमको 3 बिंदु मिल रहा है, इसे 3 पॉइंट मिल रहा है। हाँ, 3 बिंदु जो मिल रहा है हमारा, जैसे यहाँ पर A मिल रहा है,
ये हमारा जो है बी मिल रहा है और ये हमारा सी मिल रहा है। हाँ, इसीलिए तो बोले कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, जब भी होता है तो उसका कंडीशनल होता है। तो आप जब भी यहाँ से चलेंगे ना, देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, बता देते हैं क्या आ रहा है। देखिए ये जो आ रहा है रेखा, ये यहाँ पर आके सी प्लस आई प्लस जी को क्या कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है। उसके बाद ये ए एस रेखा को यहाँ टेंजेंट कर रहा है, और उसके बाद जो है पुनः जो ए एस रेखा को, ये जो रेखा के यहाँ पर तीन तरह के सिचुएशन बता रहा है यहाँ। यानी कभी एक्सपोर्ट कम होगा, कभी इंपोर्ट ज़्यादा होगा, कभी जी ज़्यादा होगा, कभी जी कम होगा। तो ये कंडीशन बता रहा है कि आखिर कहाँ इक्विलिब्रियम होगा। तब जैसे ही विदेशी ताकत आ जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे पास आ जाता है, तो हमारे बस में सी था, आई था, जी था, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे बस का नहीं ना है। वो आप अपने स्तर से इंपोर्ट नहीं ना बढ़ा सकते, एक्सपोर्ट नहीं ना बढ़ा सकते हैं किसी चीज़ का, जब तक कि मार्केट डिमांड। तो ये फ्लक्चुएशन करता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसलिए इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं लेकर, इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम, ये स्ट्रेट लाइन आता है यहाँ से, इसी रेशियो में चलता है, लेकिन वो कर्व जो है फ्लैटर आके हो जाता है। वो हमेशा जो है सी प्लस आई प्लस जी के नीचे आ जाता है। ठीक है, या बनाइए इस तरह से, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बनाइए। हम इसको व्याख्या कर देते हैं। ये वाई का निर्धारण कर दिए, ये एडी है आपका ओ वाई पर, ये इनकम है आपका। अब फॉर्मूला आप बताइए हमको, फॉर्मूला में क्या था आपका, बताइए कुंदन जी खड़ा होकर। फॉर्मूला में इक्विलिब्रियम हम कहाँ पर लिखाए थे, फॉर्मूला पर इक्विलिब्रियम हम कहाँ लिखाए थे। इसको ऐसा करते हैं, ई कर देते हैं। हाँ, इसको ई कर देते, ई फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अब देखिए, आप देखिए चित्र में, देखिए गौर से, ये क्या रेखा है, ए एस रेखा है। ठीक है, और ये जो रेखा है, ये क्या रेखा है, ये रेखा क्या है, बोलिए, एडी रेखा है। ये एडी रेखा, यही रेखा है। ठीक है ना। तो जो एडी रेखा आपका है, वो कहाँ टेंजेंट कर रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ई बिंदु पर कर रहा है। तो ई बिंदु जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, और ओ वाई जो है राष्ट्रीय आय का डिटर्मिनेशन हुआ, निर्धारण, फोर सेक्टर में। तो केवल आपको इतना ही याद रखना है, इस लाइन को खींचना है और इसको थोड़ा सा पैरेलल होकर टेंजेंट करा देना है। और जब भी खींचना है तो सी प्लस आई प्लस जी के नीचे रहेगा। ऊपर दे दीजिएगा, देखिए क्या होता है, हम ऊपर करके दिखाते हैं आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा। हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, देखिए ना, थोड़ा देर के लिए कर देते हैं। इकोनॉमी में क्या उथल पुथल हो जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था विचलित होने लगती है। करके देखिए ना आप, दिक्कत क्या है, पहले घटाइए फिर खींच लीजिए, और ना क्या है। तब कोई कोई हाई एंटीबायोटिक जब देना होता है, तो यहाँ पर ऐसे करके टेस्ट किया जाता है, हल्का सा दे के, ताकि देखते हैं कि इसके बदन में कितना उथल पुथल हो रहा है। जब वो नाचना शुरू करता है तो उसको फिर तुरंत क्या दे, एलर्जी का दवा दे देता है, कोई रिएक्ट कर गया है। तो इस रेखा को जो है ना, आप लोग पूछें, इसको हम ऊपर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए करने में क्या दिक्कत है भाई, करके देखते हैं, इकोनॉमिस्ट बन के देखिए ना। हाँ, देखिए ना, करके ही देख लीजिए, इसमें सोचना क्या है। अब एक इंटरव्यू में गए तो पूछे कि, एक व्यक्ति से पूछा ही गया था, इंटरव्यू का सवाल, एक्चुअल में सवाल है, उसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि जो ये गिलास जो है, ये गिलास का कितना टुकड़ा हो सकता है अगर गिर जाए तो। खराब सवाल है, सवाल ही बिल्कुल खराब है। उठा पुठा गिलास उठा के पटक दिया। और क्या हो सवाल, क्या हो सकता है, कोई बता पाएगा क्या। अरे तो टेस्ट, ये तो ट्रायल एंड टेस्ट का मैटर है। ये ट्रायल करेंगे तब ना टेस्ट होगा, पता चलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा। तो गिलास उठाया और पटक दिया, पटक दिया। छोटा कहा कि सर आप काउंट करके बता देते हैं कितना था, और ओके ओके। तो एक्चुअल में उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जा रहा था। आपसे सरकमस्टांशियल सवाल भी इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है। हाँ, अब पूछता है तो वो आपके देखता है कि आप कितना क्विकली सोच पाते हैं, कितना आपका डिसीजन ले पाते हैं। अब गोली चल रही है, भीड़ जो है, आप डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, अब जैसे पहुंचे, उन लोग को वेट करते रहता है कि प्रशासनिक अधिकारी को आया कि नहीं। हाँ, उसके बाद देखिएगा, बस इशारा करेगा, धराधर ईटा पत्थर जो है आपके गाड़ी पर मारना। जाना बचाना आफत हो जाती है कभी कभी भीड़ में। इसलिए पहले जो है, सबसे पहले अगर कोई आपको फ़ोन करता है कि सर यहाँ आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ भीड़ जमा हो गई, सर बलवा हो गया, दंगा हो गया, तो डायरेक्ट मत जाइएगा, डीएसपी साहब को पहले फ़ोन कर दीजिएगा, या एसपी साहब को। तब अपना गाड़ी आप पीछे रखिएगा गाड़ी हमेशा, क्योंकि आप लोग सिविलियन हैं, आपके पास ना आर्म्स है ना कुछ है। वहाँ बीइंग ए मजिस्ट्रेट आप डिप्यूट है, या है कोई विशेष परिस्थिति है, क्योंकि पुलिस फोर्स रहता है तो प्रोटेक्शन मिलते रहता है। देखिए हमेशा डीएम साहब जहाँ जाएंगे एसपी साहब जुड़ जाते हैं, पहले कॉल करते हैं उसको, एसपी साहब पहले लोकल थाना को फ़ोन कीजिए और कम से कम 10 थाने की गाड़ी वहाँ लगा दीजिए, चारों तरफ से एरिया को सील कर लीजिए, उसके बाद हम आ रहे हैं, आप बढ़िए, डायरेक्शन देता है। इसलिए देखिए, दोनों आईपीएस है, दोनों आईएएस है, लेकिन डीएम साहब का आदेश एसपी साहब मानते हैं कि प्रोटोकॉल है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द होल एंड सोल ऑनर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, एंड एसपी इज द ओनली क्या कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। वो केवल पुलिस डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है।
है, लेकिन डीएम के पास, एसडीएम के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन का पावर। इसलिए देखिएगा वो एसपी साहब मारते हैं डीएम साहब को, जबकि एक ही परीक्षा से दोनों पास करके आया है। आप डीएसपी होंगे और कोई एसडीएम होंगे, आप बनेंगे तो डीएसपी साहब को सैल्यूट मारेंगे, एसडीएम साहब भले बाद में हाथ मिला लेते हैं दोनों, लेकिन दिस इज द प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है। तो कारण है उसका, बनाया गया है। आप एक विंग्स के मालिक हैं और अगला पूरे होल मालिक है वो। इसलिए देखिएगा अक्सर लोग क्या करता है, आईएएस के लिए सिलेक्शन मांगता है, नहीं 1 to 10 में हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, बार बार वो हो जाता है, लेकिन कहते हैं हमको वर्दी में नहीं जाना, ये में जाना। लेकिन बिहार में होता है कि चूंकि डीएसपी का यहाँ ज़्यादा चॉइसेस, कारण बता देते हैं आप लोग का क्या है। इनकी हाइट होगी अच्छी, डीएसपी चॉइस जरूर भरिएगा। उसका कारण है कि डीएसपी का जो प्रमोशन होता है ना, वो आप 7 से 8 साल होते होते आप एसपी में हो जाएंगे। यहाँ का प्रोटोकॉल है बिहार का, जो यहाँ हायरकी सेट किया हुआ है, वो 10 साल जाते जाते पक्का एसपी हो जाएगा। लेकिन 15 साल बाद भी एसडीएम डीएम नहीं होता है, 30 साल तक भी डीएम नहीं होता है, वो एसडीएम ही रह जाता है, एडीएम हो जाता है। ठीक है, हाँ हाँ। तो प्रशासनिक सेवा में क्या होता है, इसलिए बिहार में स्टेट सर्विस में लोग डीएसपी को फर्स्ट प्रीफर देते हैं। अगर आपकी हाइट है तो डीएसपी चॉइस कीजिए, क्योंकि जल्दी आप एसपी बन जाएंगे ना। अब वहाँ आप एसडीएम झूलते रहेंगे। दोनों एक ही एग्जाम से आए, अब आप जो है पूरा महकमा का मालिक हो गया, पूरा जो है कंट्रोल आपका, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में आ गई और अगला आपके अंदर आ गया। इसलिए लोग देते हैं बिहार के, खास करके बिहार में है भोजन की। 10 साल 12 साल हम लोग के कई बैच लोग थे, हो गए सब। बाकी प्रशासनिक वाले झूल ही रहे हैं, अभी तक उनका प्रमोशन ही नहीं होता है। तो चलिए दैट इज अदर मैटर, लेकिन फिर भी आपके बेनिफिशियल था आपके लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ई है हमारा, क्या है ई, जो है क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्या है ई पर, यहाँ पर ई पर जो है, ई पर हमारा क्या है, एडी बराबर ए है ना, एएस है, एग्रीगेट डिमांड बराबर है, अर्थात संतुलन बिंदु है, संतुलन बिंदु है। क्योंकि क्या है यहाँ पर, क्योंकि क्या हो गया, एडी बराबर एडी हो गया, और अर्थात क्या है यहाँ पर हमारा जो है ओ वाई, राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो जाता है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम होता है। अब देखिए बता देते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इस बिंदु को गौर से देखिए, यहाँ पर सी प्लस आई प्लस जी को ये काट रहा है, और इसके पहले तो ये ऊपर था। जब देखिए किसी भी व्यक्ति को, अगर मान लेते हैं कि किसी का भाई विदेश में रह रहा है और आपको, आपके यहाँ इनकम 1 लाख रुपया और भाई भी 1 लाख भेज दिया, तो इनकम आपका 2 लाख हो गया ना। तो जो सी था, आई था, जी था, ये सब मिला के इतना तक इनकम आ गया था। लेकिन जैसे ही विदेश से आपके पास इनकम आया, तो आपकी इनकम तो बढ़ी, इनकम बढ़ी, देश का बढ़ा, लेकिन जैसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अनबैलेंस हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नहीं रहा, तो वह फिर अपने रूप में आ गया। इसलिए हम रेखा को 2 स्थिति में दिखाते हैं कि कभी देश का पॉजिटिव हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और कभी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव होगा ऐसा होता है क्या देश में? नहीं होगा। इसीलिए हम इसको 2 परिस्थिति में दिखाते हैं, कभी गवर्नमेंट का जो है इनकम सी प्लस आई ऊपर हो जाएगा, और कभी यहाँ पर जो है सी प्लस आई क्या होगा, जी नीचे हो जाएगा। दिस इज द रीजन टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन, है ना, सी प्लस आई प्लस एक्स, है ना, समझ गया ना, ये हम लोग बनाते हैं। अब देखिए ये पूछेगा सर सी बिंदु क्या है, सी पर भी क्या है। अब देखिए सी पर देखिए क्या दिख रहा है आपको, सी के बाद अब सी पर देखेंगे, सी प्लस आई प्लस जी तो कट रहा है, अर्थात वहां भी इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, लेकिन किसका दिखा रहा है, 3 सेक्टर का दिखा रहा है। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, 4 सेक्टर पर, तो हमको सी बिंदु से कोई मतलब यहाँ नहीं है, पढ़ चुके हैं पहले ही। तो राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा, लेकिन चूंकि आप बोलिएगा कि सर जब सी प्लस आई प्लस जी था तो राष्ट्रीय आय तो ज्यादा था, देखिए ज्यादा था यहाँ, तो कम कैसे गया, कम होता है ना, क्योंकि पता है ना कि अगर अगर वो डिफिएट करेगा तो कैलकुलेशन जब निकालेंगे लास्ट में, तो जो हमारा राष्ट्रीय आय है, अगर हमारा ज्यादा पैसा चला गया तो हम कम आ जाएंगे। इस तरह से दिखाता है। चलिए क्लियर हो गया आपका ये।